हेलो, गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है राइबोसोम्स। तो ये चूँकि मॉलिक्यूलर का टॉपिक है तो इसका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेशन है। तो इसमें आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ राइबोसोम पढ़ना है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इतना कैप्चर किया हूँ। तो इसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर बेस्ड है, आप थोड़ा सा समझ पाएंगे, लेकिन फंक्शंस जो है ये प्रोटीन से रिलेटेड है, क्योंकि इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम को। तो इसके लिए आपको फंक्शंस को और अच्छी तरह से समझने के लिए या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए आपका प्रोटीन सिंथेसिस भी अच्छा होना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट रहेगा, मतलब ओवरऑल सिर्फ राइबोसोम को समझने का आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको रटना पड़ सकता है। तो ओवरऑल आप अगर राइबोसोम और प्रोटीन सिंथेसिस दोनों को ठीक से देखेंगे, ये जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो मॉलिक्यूलर में जो पॉइंट्स होते हैं वो जब जुड़ा हुआ होता है तो आप दोनों को देखेंगे तो आपको क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा होगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होगा, और उस बेसिस पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगता है कि हाँ ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, तो मैं आपको जो मॉलिक्यूलर का कुछ टॉपिक्स जो इससे रिलेटेड है, इसको समझने से रिलेटेड है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसको देखने के बाद आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी क्लियर हो जाएगी, लेकिन वो समझने के लिए। लेकिन क्वेश्चन अगर आपको लॉन्ग टाइप में आता है कि राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम, तो आप उतना नहीं लिखेंगे, आप जो है वो कॉन्सेप्ट बना के, हाँ क्या लिखना है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए दोनों का कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन किया जाता है आप आंसर उसी का लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम वन बाय वन करके आते हैं। तो ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को लेके चल रहे हैं। तो ये जितने डायग्राम्स आप देख रहे हैं वो राइबोसोम से ही रिलेटेड हैं, भले ही आपको ये अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा हो कि ये क्या है ये क्या है। हाँ, बेसिक आप राइबोसोम पढ़े हुए होंगे कि ये प्रोटीन फैक्ट्री है, और प्रोकैरियोटिक में भी होते हैं और यूकैरियोटिक में भी होता है। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल बोला जाता है, इसलिए ये प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं और यूकैरियोट्स में भी होते हैं। बेसिक्स हम लोग 12 में इतना पढ़ते हैं कि ये मतलब आरएनए से बना होता है और प्रोटीन्स होते हैं इसमें। लेकिन आप अगर बीएससी लेवल से आएंगे, या जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं उनको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए होगा, या जो हायर एजुकेशन में है, मतलब सीएसआईआर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या मतलब पीजी लेवल में हैं, उनको मतलब क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट पूरा चाहिए, ठीक है। तो उन सब के लिए भी ये वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा उसको क्लियर करके आगे जाइए। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं समझ में आ रहा है छोड़ देंगे तो आगे का कंसेप्ट आपको आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। सब चीज़ रिलेटेड है, इसे फंसा हुआ है, ठीक है। तो वन बाय वन करके आप जो चीज़ में फंस रहे हैं, जो नहीं समझ में आ रहा है, तो आपके अगल बगल जहाँ आप पढ़ रहे हैं टीचर, उनको उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि हमको ये चीज़ समझने में प्रॉब्लम है, हम उसको जोड़ देखेंगे, ठीक है। लेकिन आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत अच्छे से देखिए, कॉन्सेप्ट के साथ हमने इसको अरेंज किया है। होप आपका चैप्टर खत्म होने के बाद आपका कंसेप्ट जो है राइबोसोम का वो क्लियर हो जाएगा। चलिए वन बाय वन करके आते हैं। तो ये सारे फोटोज आपके इंटरनल स्लाइड्स में हैं, जो हम वन बाय वन देखेंगे। एक क्वेश्चन जो हम लोग का पार्ट थर्ड का था वो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोगों ने किया है, आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़े हैं, सबको समझ में आया, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन हम लोग राइबोसोम में यही होगा। तो राइबोसोम्स चूंकि दो टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के बारे में आपको पूछा गया है। तो हम जितना भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रहे हैं उसमें आप याद रखेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स है। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स अलग होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। और भी मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा था उसमें भी राइबोसोम होता है, या क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है उसमें भी राइबोसोम होता है, लेकिन उसका राइबोसोम प्रोकैरियोट से मिलता है, दोनों 17S ही होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक में जो ऑर्गेनेल का राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का और साइटोप्लाज्म का, वो प्रोकैरियोट से छोटा होता है, ठीक है। और उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 12S है। ये दो चीज़ दिमाग में रखिएगा, ठीक है। क्या क्या है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, हम लोग आगे आते हैं, देखते हैं। तो यही आपका क्वेश्चन होने वाला है, डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ 70S राइबोसोम। और हमने यहाँ पे दे दिया है प्रोकैरियोट्स के बारे में, आपको पूछा जाएगा, यूकैरियोट्स नहीं।
हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी जस्ट आए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कर लीजिए। और इसको वीडियो कैसा लगा उसको लास्ट में आपको लाइक या कमेंट करना होता है। इससे ये होता है कि हाँ, आपको अगर समझ में आता है तो टीचर्स आगे से उसी स्टाइल्स में बनाते हैं। कहीं आपको अगर प्रॉब्लम है तो उसको भी आप डिनोट करके बता सकते हैं कि इस टॉपिक में हमको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो टीचर्स उस पर गौर करते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या इसमें और ऐड किया जाए जिससे इसका क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट बढ़ जाए। इसलिए आप रिस्पॉन्स जरूर दीजिए कि आपको कैसा लगा, और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखिए, जिससे कोई वीडियो आता है आपसे रिलेटेड है तो आप जरूर उसको देखिए। ठीक है, चलिए हम आते हैं वन बाय वन। ये आप एक नया स्लाइड हमने आपको दिखाया है कि दो बच्चे हैं, एक विदाउट प्रिपरेशन किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं और एक विथ प्रिपरेशन। तो फिगर ही क्लियर कर रहा है कि विदाउट प्रिपरेशन में अगर आप नहीं अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम हॉल में के अंदर या एग्ज़ाम के जब हो जाता है उसके बाहर क्या फीलिंग्स होगा, क्या ये होगा, इसको आप जरूर ध्यान दीजिए कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कोई भी एग्ज़ाम हो अच्छे से जब जाता है तो आपका फीलिंग्स कैसा होगा, नहीं जाने से फिर कैसा होगा, और इसके लिए आप जरूर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है। ठीक है, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता है कि बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, हाँ, आप कोशिश तो एक अच्छा जरूर करिए, कोशिश अच्छा कीजिए, आपके हाथ में एक अच्छा सा कोशिश है वो जरूर कीजिए, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और वो आप देंगे, आई होप सो। तो आते हैं हम लोग राइबोसोम में। तो ये देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर शायद आपको अभी कुछ क्लियर ना हो। ठीक है, देख रहे होंगे कि सर ये लार्जर सब यूनिट लिखा हुआ है, ये स्मॉलर सब यूनिट लिखा हुआ है, कोई आदमी सुने भी होंगे। ये स्मॉलर है, ये लार्जर है, ये अमाइनो एसिड है, ये लार्जर है। चूंकि हमने आपको पहले बताया कि ये प्रोटीन फैक्ट्री है, यहाँ से अमाइनो एसिड जुड़ के प्रोटीन्स बना रहा है। तो हम लोग को दोनों चीज़ को थोड़ा सा देखना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसका ये प्रोटीन सिंथेसिस इसका फंक्शन में आता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स क्या है और फंक्शंस क्या है, दोनों चीज़ को आपको देखना है। तो स्ट्रक्चर्स का भी डिटेल्स आप देखेंगे और फंक्शंस का भी। तो बेसिकली हम लोग बहुत मतलब इनिशियल स्टडी में हम लोग पढ़ लेते हैं कि राइबोसोम का 2 यूनिट होता है, एक स्मॉलर एक लार्जर, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इतना तो आई होप सबको पता होगा। ये भी उसी का एक पार्ट है। नहीं, एक स्मॉलर यूनिट है, एक लार्जर यूनिट है, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़े हुए अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। नहीं, लेकिन ये सब कैसे होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे की स्लाइड में चलते हैं। ये सब स्लाइड आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर होने जा रहा है। ठीक है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। ये एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स है, नहीं कि कैसे ये आपको एमएससी लेवल में पढ़ना होता है कि यहाँ पे कितने जॉइंट्स हैं। नहीं, 20 जैसे आपने पढ़ा है यूनिट, स्मॉलर यूनिट है उसके ऊपर में लार्जर यूनिट होता है, तो लार्जर और स्मॉलर यूनिट आपस में जुड़े होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, वो भी 20 प्लेसेस से। ठीक है, ये सब आपको एमएससी लेवल में पढ़ना है, और उसी में टीआरएनए होता है, 3 टीआरएनए जॉइंट होता है। तो डिफरेंट टाइप्स का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स आपको एमएससी लेवल पे पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। हाँ, ये एक साइट है जिसके बारे में आप देखे होंगे, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, कि इसमें दिखाया गया है कि 2 है, एक 30S है, एक 50S है। 30S और 50S को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये एक mRNA है। ठीक है, ये एक mRNA है, यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं कि ये एक mRNA है। mRNA जो है वो देखिए 30S से जुड़ा हुआ है, और जो ऊपर वाला है वो 50S है। और 50S RNA से ये EPA एक साइट है, E फॉर एग्जिट साइट होता है, ए फॉर एमाइनो एसाइल साइट होता है, और पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज साइट होता है P। तो ये तीनों साइट्स कैसे अरेंज होते हैं इसके बारे में जानना है। ये जैसे टीआरएनए निकला, ये प्रोटीन फिर बन रहा है, ग्रोइंग चेन ऑफ प्रोटीन्स है, इस सब के बारे में आपको, भले ही अभी आपको नहीं कुछ पता चल रहा हो कि सर क्या है, लेकिन ये सब के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियोस। आप पूरा, लेकिन इसमें एक ही है कि आपको पेशेंस से देखना है। अगर आप पूरा पेशेंस से नहीं देख पाएंगे तब नहीं होगा, इसकी भी गारंटी है। तब अगर हाँ, कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम ही पढ़ाएं तभी होगा, आप कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी पेशेंस के साथ पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा देखे छोड़ दिए। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, उतना ईजी नहीं है। ठीक है, आपको बहुत पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा। चलिए, आई होप सो आप पेशेंस के साथ बैठ रहे होंगे। तो कुछ बेसिक्स है राइबोसोम्स में कि ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है।
नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप वायरस को हम नहीं पकड़ रहे हैं, मतलब यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो ये ऑल लिविंग सेल्स में राइबोसोम्स पाया जाता है। हाँ, ये दो तरह के होते हैं कि प्रोकैरियोट्स में ये 70S होते हैं और यूकैरियोट्स में ये 80S होते हैं। तो चूंकि राइबोसोम का जो साइज है वो बहुत छोटा है, ठीक है, तो इसको आप लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। इसका जो डायमीटर है राइबोसोम्स का वो लाइट के वेवलेंथ से 1/10 छोटा है, इसीलिए लाइट माइक्रोस्कोप से ये नहीं दिखता। तो इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो माइक्रोस्कोप्स है उसमें भी एक डेवलपमेंट हुआ था, जैसे टेम था, तो टेम से भी आप इसको हाई रिजोल्यूशन टेम से आप इसको देख सकते हैं। टेम में ये इजीली दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद लेकिन टेम जो है वो ड्राई मटेरियल्स को देखता है, ठीक है, ड्राई मटेरियल्स को देखता है, मतलब सैंपल जो होना पड़ेगा वो सूखा होना पड़ेगा, मतलब एकदम टोटली ड्राई होता है। इलेक्ट्रॉन का बीम उससे पास करता है तो वो टोटली ड्राई होता है। लेकिन बाद में एक क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आया था जिसमें नोबेल प्राइज़ भी मिला है, ठीक है, इसमें नोबेल प्राइज़ भी क्रायो माइक्रोस्कोपी में मिला है केमिस्ट्री में। ये बायोलॉजिकल सैंपल्स के लिए, ये जो मतलब हाइड्रेटेड सैंपल हैं जिसमें पानी है, उस सैंपल को अगर आपको देखना है तो खास करके बायोलॉजिकल स्पेसिमेन के लिए ये क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डेवलप हुआ था। वो हमने एक स्लाइड दिया है, बाद में आपको दिखाएंगे। इसमें इनको नोबेल प्राइज़ मिला था साइंटिस्ट को, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो आते हैं, देखते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि ये जो है वो मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स है, ये जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन है जो ऑल लिविंग सेल्स में प्रेजेंट रहता है, और इसका जो मेन फंक्शन है वो सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स है। तो आपको जो फंक्शंस पढ़ना है वो प्रोटीन सिंथेसिस से पढ़ना है, इसीलिए हमने बोला था इनिशियली कि प्रोटीन सिंथेसिस का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको होना पड़ेगा, तब इसके कॉन्सेप्ट, इसके स्ट्रक्चर्स को आप अच्छे से समझ पाएंगे। रियलिटी यही है, ठीक है, आप भाग के नहीं बच सकते, आपको पढ़ना है तो उसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो बोलता है कि डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है राइबोसोम का हम लोग यहाँ पे पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या क्या है, ठीक है, वन बाय वन करके। तो इसमें हमने 70S राइबोसोम्स को मेजर लिया है, लेकिन 80S राइबोसोम को थोड़ा सा टच कर दिया है, क्योंकि आप एक जगह कम से कम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे तो आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। 70S को जैसे पढ़ना है उसी तरह 80S को भी पढ़ना है, लेकिन 80S का जो राइबोसोम है वो मोर कॉम्प्लेक्स देन 17S है, वो यूकैरियोटिक राइबोसोम है। ओके, तो इसमें राइबोसोम्स जो है इसमें बेसिकली सब यूनिट्स होते हैं। तो एक लार्जर सब यूनिट होता है, मतलब बड़ा, जिसको हम बोलते हैं LSU, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है जिसको हम SSU बोलते हैं। देखिए, हम बहुत बेसिक्स से आपको बता के बहुत एडवांस तक ले जाने का कोशिश कर रहा है। हाँ, पढ़ाई का कोई सीमा नहीं है, आप हाँ इसके बाद आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। टीचर्स का काम है कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना, लेकिन उतना ही नहीं होता है। उसके बाद बच्चे का काम है कि आपको बुक्स पढ़िए, आपको समझ में आएगा, तभी आपका क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट और अच्छा होगा। और आज के कंपटीशन के दौर में आप ये नहीं कह सकते कि हम इतना पढ़ लिए तो हो गया। हाँ, मतलब हायर लेवल में जाएंगे तो सिलेबस ही नहीं है, जो पढ़िए वो पढ़ना है आपको, ठीक है। हाँ, हम लोग काटते हैं कि हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ना आपको बहुत कुछ है। तो आप अभी से अगर अच्छे से पढ़ते जाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ, तो अब विश्वास मानिए, अगर हायर लेवल में भी आपको जाना पड़े तो आपका कोई भी कंपटीशन ईजी वे में निकलेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लैरिटीज जो है वो आपको अभी से करके चलना है। हम उस चीज़ को ध्यान रखता है कि आप जो टॉपिक हमसे पढ़ रहे हैं उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ क्लैरिटीज क्लियर हो। तो इसमें लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, दो चीज़ को आपको देखना है। ये बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं, आप जब से पढ़ रहे हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को हमने टारगेट किया है यहाँ पे कि इसमें क्या है। इसमें भी दो सब यूनिट हैं, एक लार्जर बड़ा वाला और एक स्मॉलर छोटा वाला, ठीक है। तो बोलेंगे कि ये लार्जर सब यूनिट है, SSU है, क्या है, LSU है, और ये क्या है, SSU। तो बोलते हैं ये बना किस चीज का होता है। तो ये एक्चुअली में RNA से बना होता है, राइबोसोमल RNA, ठीक है, और बना होता है प्रोटीन से। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि कौन सा RNA इसमें यूज होता है, कितना प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स है इसमें, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो इसमें लार्जर सब यूनिट में, जिसको हम जो लार्जर सब यूनिट है इसको हम 50S बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, हम 50S बोल रहे हैं,
और इसको हम 30s बोल रहे हैं। हाँ, ये सब यूनिट है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट का डायरेक्ट ये एस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट नहीं है, इसीलिए आप इसको जोड़ नहीं सकते, इसको आप जोड़िए मत। ये सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट क्या होता है कि जब आप सेंट्रीफ्यूज का नाम सुने होंगे, सेंट्रीफ्यूज जैसे सेंट्रीफ्यूज आप देखे होंगे या अगर नहीं देखे होंगे तो समझ लीजिए कि एक मिक्सी लाइक मशीन है जो सॉल्यूशन को घुमाता है, ठीक है, सॉल्यूशन को घुमाता है। तो मिक्सी में ही आप देखेंगे कि जब आप मिक्सी को घुमाएंगे तो जो सॉलिड मटेरियल है वो नीचे जाएगा और जो लिक्विड मटेरियल वो ऊपर आएगा, मतलब मास के हिसाब से वो घूमता है। नहीं, घूमने के बाद वो सेपरेट कर देता है डिफरेंट मास को अलग अलग। तो जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट एट द बॉटम और जो लाइटर होते हैं प्रेजेंट एट द सुपरनेटेंट। तो ये सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट क्या है कि जो भारी मॉलिक्यूल्स है वो स्पीडली जाता है, किस स्पीड में जाके वो बैठता है, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, उसे निकालते हैं। आपको अभी वो फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, आप इतना समझिए कि 50s जो होता है वो हाइयर सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है, मतलब वो ज़्यादा मास है, वो जल्दी जाएगा। और 30s जो है वो उसके कंपेरिजन में लो मास है उसका और वो उसके बाद बैठेगा। ठीक है, तो ये ज्वाइंट करने के लिए कि नहीं है कि इसको जोड़ देंगे तो आपको ये होगा। अब इस 50s में आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या आरएनए है, ठीक है, और इस 30s में क्या क्या आरएनए है। तो यहां पे मैंने लिख दिया है कि जो 50s यूनिट है उसमें दो है आरएनए। कौन कौन? 23s और 5s। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? 23 + 5s। ये दो आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, बट इसमें 34 प्रोटीन्स भी होते हैं। प्रोटीन को हम L से लिखते हैं, L1 से लेके L34 तक इसमें होगा। ठीक है, यहां पे स्मॉलर यूनिट है तो 30s है, तो 30s में सिर्फ एक है। ये 30s में क्या होगा? सिर्फ एक 16s आरएनए है। ठीक है, और इसमें भी प्रोटीन्स है, इसमें 21 प्रोटीन्स है, 21 प्रोटीन्स है। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर्स में आपको, हाँ, प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स क्या है, ये प्रोटीन कैसे अरेंज होते हैं, ये सब आपको एमएससी लेवल में पढ़ना है। लेकिन ये बहुत बेसिक लेवल में है कि ये 23s और 5s होते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो लार्जर यूनिट है उसमें दो प्रोटीन्स होते हैं, दो आरएनए होते हैं, और जो स्मॉलर है उसमें एक आरएनए होता है। तो कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन बच्चा इसी में कर जाता है। नहीं, तो अभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना। जो लार्जर है उसमें 2 आरएनए है और जो स्मॉलर है उसमें 1 आरएनए। दैट्स क्लियर? ठीक है, तो आप, हाँ, प्रोटीन्स का भी नंबर याद रखिएगा। प्रोटीन को यहाँ L1 से दिखाते हैं, तो L1 से लेके 34 तक इसमें होता है और इसमें 21 प्रोटीन्स होता है, तो इससे कम होता है इसमें। तो एक कंपेरिजन आप दिमाग में देखिए, ह्यूमन ब्रेन हमेशा सब चीज़ को याद नहीं रख सकता, तो आपको कंपेरिजन, फिगर, ये सब जैसे ये लाइन है, इसको मैंने फिगर में कन्वर्ट कर दिया, आप भी इसको फिगर में कन्वर्ट करके याद रखिए। ठीक है, जब भी है एक फिगर बना लीजिए, स्मॉलर लार्जर, उसको दिखा दीजिए। अब ये जो कंपोनेंट है, अब इसको तोड़ेंगे तो यही ना निकलेगा। हाँ, यही निकलेगा। अब हम इसको थोड़ा तोड़ के भी आपको दिखा देते हैं कि ये कैसे निकलता है। तो आई होप सो आपको ये स्लाइड क्लियर होगा। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज आपको दिखाते हैं कि ये जो 3 ये है, आपको मैं थोड़ा सा इसको लार्ज कर देता हूं पहले, उसके बाद हम 1 बाय 1 आएंगे। अब इसको देखिए, ये स्मॉलर है, 30 यूनिट, 30s है। ये क्या है? 30s। ठीक है, तो 30s में आपको स्ट्रक्चर चूंकि पढ़ना है, तो स्ट्रक्चर भी बना के आपको दिखाना पड़ेगा। ये आपको, ये स्ट्रक्चर्स है। बोलेंगे सर ये 2 है, नहीं 2 नहीं है, एक ऐसे करके दिखाया हुआ है और दूसरा ऐसे पलट के दिखाया हुआ है। तो देखिए, ये पलटा हुआ है, नहीं, तो ये प्लेटफॉर्म जो इसको बोल रहे हैं वही प्लेटफॉर्म इसको भी दिखा रहे हैं। तो एक मान लीजिए ऐसा है और दूसरा इसको पलट दिए हैं ऐसा, दोनों अलग अलग साइड से दिखाया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले 2 बात याद रखेंगे कि जो अपर का है उसको हम हेड बोलते हैं, तो ये यहां से यहां तक हेड है, और जो लोअर पार्ट है उसको हम बेस बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक हेड है, एक बेस है। यहां पे भी एक, ये क्या होगा? हेड है, और ये क्या है? बेस है। ये हेड है और ये बेस है, लेकिन जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, मतलब 180 डिग्री पे घुमाया हुआ ये फिगर है। उसके बाद ये क्लेफ्ट है। क्लेफ्ट मतलब ये इस टाइप का जो बनाया हुआ है, ये क्या है? क्लेफ्ट है। तो इसको हम क्लेफ्ट बोलते हैं। और क्लेफ्ट का जो ये साइड है, इसको हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं।
इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म। देखिए 30s में जो नाम है वो 50s में नहीं है, उसका नाम अलग है, उसका स्ट्रक्चर ये अलग है। आपको मैंने बताया ना, एक स्मॉलर यूनिट है, उसके ऊपर से एक लार्जर यूनिट होता है। अब बीच में जो होता है वो क्या होता है, ये mRNA होता है, ऐसे ऐसे रहता है जब प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अगर अभी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रहा है मान लीजिए, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, एक स्मॉलर यूनिट है, इसके ऊपर में एक लार्जर यूनिट है। तो लार्जर यूनिट का स्ट्रक्चर अलग है, स्मॉलर यूनिट का स्ट्रक्चर अलग है। आप स्मॉलर यूनिट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि एक हेड होगा, एक बेस होगा, एक प्लेटफॉर्म होगा, एक क्लेफ्ट होगा। क्लेफ्ट मतलब कटा हुआ पार्ट। ये क्लियर है? तो ये आपको ये स्ट्रक्चर सबको आप बना सकते हैं। आप अगर स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है तो ये बना सकते हैं। तो ये हो गया 30s के लिए। उसके बाद आते हैं हम लोग ये 50s। ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो 50s को डिनोट कर रहा है। अच्छे से देख लीजिए, ये 50s है। तो 50s का जो नेमिंग है वो उसी टाइप से है। ये 50s है आपका, ठीक है। इसमें भी दो अलग अलग टाइप से दिए हुए हैं, एक फिगर ऐसे दिया हुआ है, एक इसको घुमा के दिया हुआ है ऐसे नहीं। तो इसमें जब आप देखेंगे तो इसमें 3 स्ट्रक्चर्स आपका बहुत कॉमन है। ये सेंट्रल में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोटूबरेंस। ये इसके इधर और इधर, इसके राइट साइड में, आप याद रखिएगा लेफ्ट में मत दीजिएगा, राइट साइड में, इसका राइट ये है, इसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। राइट साइड में जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टॉक। इसके लेफ्ट साइड में जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग रिज बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स में बीच में है इसको हम लोग वैली के नाम से जानते हैं। नहीं, यही 3 पार्ट्स यहां पे भी है, लेकिन आपको इसमें स्ट्रक्चर बनाने में क्या आपको ये रखना है कि सेंट्रल प्रोटूबरेंस के राइट साइड में जो आप स्ट्रक्चर्स बनाएंगे इसका नाम है स्टॉक, और इसके लेफ्ट में जो बनाएंगे इसको हम लोग बोल रहे हैं रिज। और रिज और सेंट्रल प्रोटूबरेंस के बीच में जो ये घाटी जैसा है इसको हम लोग बोल रहे हैं वैली। स्ट्रक्चर बनाना बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बना देंगे आप, ठीक है। लेकिन आप ये है 50s। 30s का आपने पहले देखा जिसमें हेड, बेस, क्लेफ्ट और प्लेटफॉर्म था, वो 30s था। और इसका स्ट्रक्चर आपको, इसमें आपको ये 3-4 चीज याद रखना पड़ेगा। और ये 30s स्मॉलर सब यूनिट और ये लार्जर सब यूनिट ये आपस में जुड़ते हैं। ये आगे हम लिखा भी है कि कैसे वो स्ट्रक्चर होगा, कैसे ये स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे जुड़ेगा, तब जाके फाइनल बनता है। तब जो राइबोसोम्स बनता है वो ये रहा आपका, ठीक है। ये देख लीजिए, एक स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा है, ये है 50s, ये 30s, ठीक है। ऐसे ही जुड़ते हैं। ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर जो है वो 50s है और ये येलो वाला जो है वो 30s है। ये हो गया आपका एक राइबोसोम। आप इसको बना के दिखा सकते हैं। तो ओवरऑल जो, हाँ, अब ऐसा नहीं कि ऐसा ही बनाना है, आप ओवरऑल इसको एस्टिमेटिक में भी बना सकते हैं। आप देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है 30s प्लस 50s बराबर 70s राइबोसोम। क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चर्स में ये नेमिंग जो है वो क्लियर होना पड़ेगा, आपको नेमिंग बनाना पड़ेगा आपको स्ट्रक्चर्स में। हाँ, इसके बाद इसके इंटरनल, ये तो हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आपको बताया कि इसको आप बोलिएगा बेस, इसको बोलिएगा हेड, इसको बोलिएगा क्लेफ्ट, इसको वैली, इसको प्लेटफॉर्म। लेकिन किस चीज से बना हुआ है ये, कैसे ये जुड़ता है? तो जुड़ने में इस दोनों को जब जोड़ेंगे तब मैग्नीशियम आयन, एक आयन है, आगे जाके आप देखेंगे इसमें, ये Mg2+, यही आयंस है जो ये दोनों को जोड़ के रखता है। इस दोनों को जब जुड़ता है, और भी एक आयंस जो है ये है, और इस दोनों के बीच में 20 इंटरब्रिज होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। 20 कितने? 20 इंटरब्रिज होते हैं जो आपस में एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन्स का बना होता है, ठीक है, आपस में एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं, ठीक है। आप हायर लेवल में जाएंगे तो बहुत कुछ पढ़ना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आप विश्वास रखिए। अभी जो आपको पढ़ना है उसके लेवल में ये ठीक है। तो ये आप समझ गए, एक स्ट्रक्चर आपका सारा नेमिंग जो है इसका ये क्लियर होना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक, हाँ, इसके स्ट्रक्चर्स को समझना जरूरी है। स्ट्रक्चर्स आप अगर नहीं समझ पाएंगे तो मतलब आपको आगे के कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं आएगा। आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके स्ट्रक्चर्स के बेस्ड पे है, इसलिए आप स्ट्रक्चर्स को समझने का कोशिश कीजिए। बोलेंगे कैसे याद रखेंगे सर? इस फिगर को आप, जैसे ये फिगर है, ये फिगर आपका स्ट्रक्चर से रिलेटेड लास्ट फिगर है,
इसको आप अच्छे से समझिए और उसके बाद इसको आप ड्रॉ कीजिए अपने कॉपी पे, 3-4 बार ड्रॉ करेंगे आपको आ जाएगा। उसके बाद आप जब, क्योंकि इसी का एक्सप्लेनेशन है, आपको अगर स्ट्रक्चर ही नहीं समझ में आएगा तो आप फंक्शंस कैसे समझेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई हड़बड़ी का चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको आज ही कर लेना है, लेकिन अगर आपको नहीं करेंगे तो आगे समझने में दिक्कत होगा। स्टूडेंट को लगता है कि नहीं मतलब बहुत भारी है, नहीं होगा, नहीं एक्चुअली में आप टाइम नहीं देते हो। अगर आप टाइम दोगे किसी भी चीज़ में तो आपके लिए कुछ भी भारी नहीं है। आप अपने ही दिल से पूछ लो ना, जितना आपको पढ़ना था किसी चीज़ के लिए आपने उतना पढ़ा और उसके बाद वो आपको नहीं आया, तो जितना पढ़ा होगा उतना आपको आएगा ही, ठीक है। हाँ, एक डायरेक्शन का कमी होता है, उसके लिए तो बहुत सारे टीचर्स हैं। हम लोग के टाइम में इतना यूट्यूब और ये सब नहीं था, आप लोगों के टाइम में तो लॉट ऑफ नॉलेज इज प्रेजेंट ऑन द वेब, ठीक है। आपको जहाँ से समझ में आता है पढ़िए, लेकिन पढ़िए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए हम एक स्ट्रक्चर्स को इसको क्लियर करते हैं, आते हैं। इसमें बहुत कुछ है, देखिए। एक तो ये इसका जो डायमीटर है वो 250 एंगस्ट्रम का है, ठीक है। आप याद रखिएगा कि 1 एंगस्ट्रम जो होता है वो 10 नैनोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो कभी कभी ये एंगस्ट्रम के बदले में नैनोमीटर दे देगा, तो नैनोमीटर में जब भी दे एक जीरो बढ़ा लीजिए, नहीं तो ये एंगस्ट्रम है। तो वन एंगस्ट्रम जनरली क्या होता है, 10 टू पावर 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 पावर 10 मीटर होता है, ठीक है। 1 एंगस्ट्रम जो होता है 10 पावर 10 मीटर होता है, और ये जो है 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10 टू पावर -9 मीटर होता है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन है, आप इससे अपना कैलकुलेशन, अगर कुछ अगल बगल भी दिया रहेगा तो उसको आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन हमको इसके कैलकुलेशन में अभी नहीं जाना है, हमको जाना है इसमें। अब ये स्मॉलर यूनिट है, ये लार्जर यूनिट है, दोनों को खड़ा कर देंगे तो अप्रॉक्सिमेटली 250 एंगस्ट्रम के बराबर होता है, और इसको हम 70s राइबोसोम बोलते हैं, दैट मीन्स ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। और ये 2.3 × 10⁶ डाल्टन है, ये इसका मास है। ये क्या है, ये डाल्टन है, ये इसका मास है। तो बोलेंगे सर ये सब भी लिखना पड़ेगा क्या, नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लेकिन एक क्वेश्चन दिया है, अगर आप एक चीज़ को मतलब आपको पता है कि यही पूछेगा और आप उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ सब नहीं लिखता। अगर आप लिखते हैं तो आपके कॉपी का इंपॉर्टेंस, थोड़ा आपके पेपर का इंपॉर्टेंस, क्वेश्चन सीट के आंसर सीट का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, ये होता है। तो ये 2.3 × 10⁶, इसमें देखिए मैग्नीशियम अगर डाल दिया इस दोनों यूनिट को अलग करने के बाद, तो ये दोनों यूनिट एक हो जाएंगे। अगर इसमें से मैग्नीशियम निकाल लिया तो ये दोनों यूनिट फिर सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको तो पता है कि ये 2 यूनिट से बना हुआ है, ये आपका 50s है और ये क्या है 30s, ठीक है। तो जो 50s होता है इसका होता है 1.45 × 10⁻6 डाल्टन, इसका मोलिकुलर वेट है। और इससे जस्ट करीब मतलब ये 1/3 है, 0.85 × 10⁻6, नहीं तो ये क्या है जस्ट 1/3 है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, आई होप सो। अब ये देख लीजिए, यहां तक तो आपको समझ में आ गया, नहीं तो आप एक, हाँ इसको आप जोड़ेंगे 0.85 और 1.45, तो ये मिला के 2.3 हो जाएगा, ठीक है। ये डाल्टन है, ये इसका वेट है, मास है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि अगर इस स्ट्रक्चर्स में आप, ये दोनों स्ट्रक्चर्स को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, अगर ये दोनों स्ट्रक्चर्स में आप यूरिया डाल दिए, ठीक है, तो ये क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। यूरिया डालने से ये जिस चीज से बना हुआ है वो दे देगा। तो आपको पता है ना कि 30s में एक ही यूनिट है rRNA का, ठीक है, वो है 16s rRNA, ये rRNA है। और ये जो है जब आप लार्जर में आप देंगे तो यहां पे 2 rRNA मिलेगा, एक 5s rRNA और एक 23s rRNA। ये भी इसका मॉलिक्यूलर वेट है, देख लीजिए, ये मतलब मॉलिक्यूलर वेट में है। तो ये 4 × 10⁴ है, ये है 1.0 × 10⁶ है, ये इसका मास है। और ये 16s का मास है 0.5 × 10⁶, ठीक है। तो मास आप देखेंगे, आप अगर नहीं होगा तो आप मास को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर 1-2 मास ऊपर का भी मास आपको दिमाग में है तो ठीक है। मास जनरली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि मास इज अ वेरी लो लेवल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पे ब्रेन का यूज हो,
याद करने वाले क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। आप ब्रेन का यूज करके क्वेश्चन बनाइए, आप पढ़े हुए हैं तो आपसे बन जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मोटो जनरली यही होता है, ठीक है। तो लेकिन जब आप किसी चीज को लिखेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो आपके आंसर शीट पे जितना ज्यादा मटेरियल लिखा हुआ होगा, आंसर शीट का वैल्यू उतना बढ़ जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को लगता है कि आपने इतने बारीकियों से पढ़ा है इस चीज को, ठीक है। उनको ये लगता है। तो और साथ में एक प्लस है जिसमें प्रोटीन्स दिया हुआ है। देखिए प्रोटीन्स 34 तक दिए हुए हैं इसमें, और इसमें 21 तक दिया हुआ है। तो इसमें 34 प्रोटीन्स होते हैं, 30 इसमें जो होते हैं वो एल हुआ लार्जर सब यूनिट, एस हुआ स्मॉलर सब यूनिट, इसीलिए एस 21 तक ही आपको लिखना है, एल 34 तक लिखना है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर्स का क्लियर होना कि किस सब यूनिट में किस टाइप का मटेरियल है, ये आगे के स्टडी को डिटरमाइन करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी। क्योंकि आगे हम बस यही ज़्यादातर बोलने वाले हैं कि वो 16S था, 5S है ये। और आपको मैं बता दूं कि ये RNA जो है, RNA जो प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स में, वो कैटालिटिक फंक्शंस के लिए जरूरी है। जो कैटालिटिक फंक्शंस होता है, मतलब वो कन्वर्शन होता है, प्रोटीन को जोड़ता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये सारा काम प्रोटीन के जिम्मे में नहीं है, ये सब RNA के जिम्मे है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मेन फंक्शंस है, जैसे tRNA को पकड़ता है प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम में, वो काम सब भी क्या है, RNA का है, ठीक है। प्रोटीन्स हेल्प करता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। इवन मतलब जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वहां पे ओनली RNA ही प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन होता ही नहीं है वहां पे कैटालिटिक साइट पे, ठीक है। वो हायर स्टडी में जाएंगे तो और क्लियर होगा आपको कि क्या हम बोल रहे हैं। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि RNA और प्रोटीन्स होता है। हाँ, कैटालिटिक फंक्शंस जो होते हैं वो RNA के चलते होते हैं। तो आपको ये याद हो गया कि 23S और 5S जो है वो 50S सेगमेंट में प्रेजेंट होंगे और 30S सेगमेंट में 16S प्रेजेंट होगा। इतना कंक्लूजन अभी तक के स्टडी का है। आर यू क्लियर? ठीक है, अगर क्लियर है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी इसमें आप देख रहे होंगे कि सर ये अब आपको समझ में आ रहा है कि ये लार्जर सब यूनिट क्या है, ये लार्जर सब यूनिट में ये क्या होगा, स्टॉक होगा कि या क्या होगा, ये जो है स्मॉलर सब यूनिट है, ये ऐसा क्यों है, लार्जर सब यूनिट का साइज बड़ा क्यों बनाए हैं, स्मॉलर सब यूनिट का साइज क्यों बनाए हैं। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे फिगर है तो मैं बता देता हूं कि प्रोटीन सिंथेसिस में 3 टाइप के RNA काम करते हैं। एक होता है RNA जो राइबोसोम के अंदर में कैटालिटिक फंक्शंस के लिए प्रेजेंट होता है। एक होता है mRNA जो कोड देता है, उसी कोड के हिसाब से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। एक होता है tRNA, ठीक है। tRNA अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म से लेके आता है, कहां पे, mRNA के कोड के हिसाब से। तो mRNA कोड दिया और tRNA में एंटी कोड रहता है, वो दोनों कंप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, वही जुड़ते हैं, ठीक है। वही क्या होते हैं, जुड़ते हैं। और वो जुड़ के ऊपर में अमाइनो एसिड एक्सेप्टर साइट पे अमाइनो, आप सोच रहे होंगे सर क्या एक्सेप्टर साइट बोल रहे हैं। हाँ, मतलब इसलिए आपको बोला कि आपको देखिए इस सब चीज़ को समझने के लिए आपको राइबोसोम अच्छा होना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ RNA अच्छा होना पड़ेगा, प्रोटीन सिंथेसिस अच्छा होना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब डाइवर्स है, ठीक है। हड़बड़ाइए नहीं, लेकिन वो सब चीज़ अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे बोलेंगे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको शेयर कर दूंगा। हाँ, एक दिन में नहीं अच्छा होगा, 2 दिन में होगा, 3 दिन में होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा आपका बहुत अच्छा, ठीक है, जब सारे क्वेश्चंस आपको बन पाएंगे। क्योंकि ये चूंकि प्रोटीन से रिलेटेड है, तो आप देखिए 2 होता है। तो इसमें मैं इस फिगर्स को से मैं 2 चीज आपको क्लियर कर देता हूं। एक होता है RNA, एक होता है mRNA, एक होता है tRNA। ये तीनों RNA के टाइप हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये देखिए, ये जो है वो राइबोसोम्स में होता है जहां आप पढ़ रहे हैं, ये राइबोसोम के स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होता है। आप देखें नहीं, इसके भी टाइप हैं। आपने यहाँ पे 70S में 3 टाइप देखा है, 23S और 5S होता है 50S में, और 16S होता है 30S में। क्लियर है? उसके बाद ये mRNA जो होता है ये DNA से सिंथेसाइज्ड होता है, इसमें कोड होता है, DNA का ट्रांसक्रिप्ट है ये, ट्रांसक्रिप्शन द प्रोसेस बाय विच DNA फॉर्म्स RNA, और वो जो RNA बनाता है वो mRNA है,
ठीक है, ये mRNA ये जो राइबोसोम है इसके स्मॉलर यूनिट पे जुड़ता है, ये मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं। देख लीजिए, ये mRNA राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट पे जुड़ता है, और ये tRNA राइबोसोम के, ये tRNA है एक्चुअली में, tRNA का साइट है ये, यहीं पे tRNA जुड़ता है, और ये tRNA राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट पे जुड़ता है। फिगर से क्लियर है ना? ये स्मॉलर, ये जो देख रहे हैं ये है mRNA, ये mRNA स्मॉलर सब यूनिट से जुड़ा हुआ है, और ये जो है mRNA ये स्मॉलर से जुड़ा हुआ है, और ये जो लार्ज है इससे tRNA जुड़ा हुआ है। देख लीजिए, स्ट्रक्चर क्लियर है? और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये एक्चुअली एक टनल होता है, जैसे जैसे जुड़ते जाता है ये mRNA के लार्जर सब यूनिट के पास एक टनल होता है जिससे वो बाहर निकलते जाता है एग्जिट साइट से। बोलेंगे सर एग्जिट साइट क्या है? तो ये है एग्जिट साइट, ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेंस एंजाइम का साइट है, और ये है अमीनो एसिड साइट। तो ये यहाँ पे 3 साइट है, तो सबसे आगे में ए साइट होता है, उसके बाद पी होता है, ई फॉर एग्जिट होता है। यहीं से कोई मॉलिक्यूल्स ऐसे करके निकलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं निकलता हुआ ई साइट से बाहर होता है। ठीक है, और एक चीज और आपको समझना है यहाँ पे कि एक राइबोसोम्स के पास 3 tRNA बाइंड करने का जगह है। देख लीजिए, एक राइबोसोम के पास 3 tRNA बाइंडिंग साइट्स होते हैं, 3 tRNA को बाइंड करके रखता है। हाँ, उसके बाद ये हमेशा नहीं होता, लेकिन आप कर सकता है, ये 3 अमीनो साइट्स को बाइंड करके रख सकता है। क्लियर है? तो ये फिगर आई होप आपको जो समझना है इस फिगर से आप समझ गए होंगे। नहीं, आपको ये समझना है कि ये mRNA जो है स्मॉलर साइट पे जुड़ेगा और ये लार्जर साइट पे tRNA जुड़ेगा। फिलहाल आप इतना ही समझिए। और इसी 50S साइट पे एक टनल होता है जहां से ये प्रोटीन, ये जो देख रहे हैं आप कि ये बन के जा रहा है, ये प्रोटीन बन के जा रहा है ना, ये प्रोटीन जो है वो बन के जा रहा है। ठीक है, तो ये जो साइट है आप जो ये देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये जो देख रहे हैं कि ये निकल रहा है, वो 50S के टनल से निकलता है। ठीक है, हाँ, उतना हायर में टनल का क्या कंपोजिशन है, कैसे निकलता है, वो सब MSc लेवल में पढ़ना है आपको। लेकिन अभी फिलहाल आप यही देखेंगे कि यही पॉलीपेप्टाइड का चेन है जो प्रोटीन का सिंथेसिस बना रहता है, इसीलिए राइबोसोम को हम लोग फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी बोलते हैं। ओके, चलिए इसके बाद हम आते हैं इसके नेक्स्ट में। ये अब थोड़ा सा हम देखिए, इसी को लैंग्वेज में लिखे हैं। ठीक है, सॉरी, ये तो हमने ओवरऑल राइबोसोम 80S के बारे में बताया है। ठीक है, 80S यूकैरियोटिक राइबोसोम है। ठीक है, आपको जो अभी मैं बेसिकली जितना भी चीज़ बता रहा हूँ वो प्रोकैरियोट्स के लिए बता रहा हूँ, लेकिन यूकैरियोटिक राइबोसोम को मैं एक स्लाइड में यहाँ पे दिखाया हूँ कि आपको थोड़ा सा अंतर समझ में आ जाए, जिससे मतलब बहुत ज़्यादा ये डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंतर समझ में आना पड़ेगा, वो आपको रहेगा तो एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए अच्छा है। तो देखिए, इसमें भी लार्जर सब यूनिट होते हैं और स्मॉलर सब यूनिट होते हैं, लेकिन लार्जर सब यूनिट में 20S राइबोसोम 3 टाइप के RNA होते हैं, 28S, 5.8S और 5S RNA होता है इसमें। वहां पे लार्जर में 2 ही होता था, 5S और 23S, यहाँ पे 28S, 5.8S और 5S। क्लियर है? और 49 प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, वहां पे प्रोटीन कम था, ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और स्मॉलर में जो 40S होता है, ये दोनों मिला के 80S होते हैं। इसमें 18S वहां पे भी एक ही था जिसको हम 16S बोले थे प्रोकैरियोट्स में, और यहां पे क्या आएगा, 18S आएगा, क्या, RNA। क्लियर है? और इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो 23 प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स के नंबर आपको डिफरेंट बुक में थोड़ा बहुत इधर उधर भी मिल सकता है, क्योंकि वो डिस्कवरी के साथ साथ कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, पहले यहाँ पे 40 प्रोटीन्स थे, अभी जो है इसमें बहुत जगह 40 प्रोटीन्स भी बोलते हैं, इसलिए इसके नंबर ऑफ प्रोटीन्स में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है आपको, बुक्स में अलग अलग बुक्स में थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये RNA यही होगा, फिक्स है। ठीक है,
तो ये आप यूकैरियोटिक, जो आपको अगर प्रोकैरियोटिक बोलेगा तो आपको अगर ये दिमाग में है तो आप इसको, लेकिन नॉलेज के लिए आप एक ही बेस नहीं है, आप थोड़ा सा नॉलेज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए इसको दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछेगा ही, पूछता है किसमें क्या होता है, नहीं। और यही सब कैटालिटिक साइट है। चलिए हम आते हैं 70S पे फिर अपने आप में। तो अभी जो आपने देखा कि ये सिंप्लीफाइड फिगर्स होता है जो आप बनाएंगे, ये मॉडल्स होता है। जैसे जैसे आपको मैंने बोला कि क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो था उसमें 4000 समथिंग इतने पिक्चर्स को कैलकुलेट करके एक 3D मॉडल बना के दिया गया था कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा होगा ओरिजिनली। मतलब 4200 के आसपास पिक्चर्स को मॉडल्स करके मतलब मिक्स करके एक मॉडल तैयार किया गया था। तो इसको हम लोग हायर स्टडी में मॉडलिंग बोलते हैं। तो ये मॉडल्स बनते हैं और इसमें किस तरह से प्रोटीन का अरेंजमेंट होता है ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है। ये मॉलिक्यूलर लेवल पे किस तरह से अरेंज है, एक टीआरएनए भी कैसा होगा वो भी क्लियर करके पढ़ना होता है। आप सोच लीजिए कितना डेप्थ तक आपको ये, और ये सब एमएससी में जाके आपको पढ़ना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये मतलब बहुत दूर का चीज़ है, नहीं, बहुत जल्दी ही आने वाला है आपको, ठीक है। तो अभी तो हम लोग सिंप्लीफाइड व्यूज ही पढ़ते हैं कि ये 30S है, ये क्लेफ्ट है, ये है, वो है, ठीक है। लेकिन अरेंजमेंट ऐसे ही होता है। और अभी जो एक अरेंजमेंट देखे हैं इसमें वो यही है कि ये एमआरएनए है, इधर की तरफ मूव करेगा। मूव करने को उसको हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ एमआरएनए जो है, या मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ओवर एमआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये प्रोटीन सिंथेसिस का एक प्रोसेस है। तो देखिए दो पी साइट पे भी है, ए साइट है, और यहाँ से निकल रहा है, ये है आपका ये जो है वो ये टीआरएनए है। टीआरएनए में ये अमाइनो एसिड लग के आता है। अमाइनो एसिड जो होता है वो एक्सेप्टर साइट पे लग के आता है। दो ग्रुप्स होते हैं टीआरएनए के। हाँ, इसके लिए आपको टीआरएनए का भी स्ट्रक्चर थोड़ा समझ में आना पड़ेगा। तो उसमें एक साइड जो होते हैं एक्सेप्टर ग्रुप होते हैं जिसमें अमाइनो एसिड जुड़ के आता है। तो चूंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है उसके लिए अलग आपका वीडियोस बना हुआ है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए हम इसके स्ट्रक्चर्स पे आते हैं बेसिकली। अब देखिए फंक्शनल साइट ऑफ राइबोसोम क्या है। तो फंक्शनल साइट में देखिए एमआरएनए बाइंड करेगा राइबोसोम पे, टीआरएनए बाइंड करेगा। एमआरएनए को अभी मैंने आपको दिखाया कहाँ पे बाइंड करेगा, स्मॉलर सब यूनिट में। स्मॉलर सब यूनिट में जो यूनिट है आरआरएनए का वो क्या है, 16। नहीं, तो इसमें हम देखते हैं, ये देख लीजिए कि लोकेटेड इन स्मॉलर सब यूनिट, ये फिगर से ही आपको दिखा रहा था, वेयर एमआरएनए बाइंड्स एंड डिकोड। यही बाइंड होता है और यही डिकोड होके प्रोटीन का सिंथेसिस, कौन सा कोड जो है किस प्रोटीन किस अमाइनो एसिड को बनाएगा वो क्लियर करता है। दूसरा पॉइंट है कि एमआरएनए थ्रेड थ्रू आउट द स्मॉलर सब यूनिट, थ्रू आउट रहता है, इधर से इधर तक रहता है, एंड इट्स कोडोन आर मैच्ड विद द एप्रोप्रिएट टीआरएनए। इसका जो कोडोन होता है, कोडोन बोलते हैं 3 कंसेक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर, बेस। तो 3 कंसेक्यूटिव बेस जो होता है वो एक कोडोन बनाता है एमआरएनए का। मान लीजिए ये एमआरएनए है, इस पे 3 कोड है, तो 3 कंसेक्यूटिव कोड जो है, जैसे AUG है तो ये मिथ्योनिन को बनाएगा। तो इसमें जो ये टीआरएनए आएंगे वो ऐसा रहता है, जैसे कोड है, मान लीजिए कि कोड में इसका जो कोड है वो AUG है, तो ऊपर से जो टीआरएनए आएंगे वो एंटी कोडोन लेके आएंगे। तो ए जो है वो यू के साथ जुड़ेगा, यू जो है ए के साथ जुड़ेगा, और जी जो है वो सी के साथ जुड़ेगा, ठीक है। जी जो है वो सी के साथ जुड़ेगा। ये आपस में बाइंड होते हैं, तभी ये पहचानता है। ये जब तक, और ये जो मतलब टीआरएनए है जो ये आपस में इस तरह से ये लूप, एंटीकोडोन लूप से बाइंड होता है, ये यहाँ पे अमाइनो एसिड लेके आएगा, और ये जो अमाइनो एसिड लेके आएगा इसका नाम होगा मिथ्योनिन, क्योंकि AUG मिथ्योनिन को कोड करता है। तो ये टीआरएनए है। तो ये जो जुड़ा होगा, देखिए ये जो जुड़ा होगा वो स्मॉलर सब यूनिट पे जुड़ा होगा, नहीं, और ये टीआरएनए जो है वो लार्जर सब यूनिट पे जुड़े होंगे, ये लार्जर सब यूनिट पे जुड़ा होगा, नहीं। और ये ऐसा 3 टीआरएनए जुड़ता है। तो पहला वाला जो होता है वो A होता है, उसके पीछे में P होता है, उसके बाद E होता है, ठीक है। यही स्ट्रक्चर है, इसी चीज को समझना है आपको। ऑलरेडी आपको मैंने फिगर बताया है। तो ये एमआरएनए थ्रू आउट जो होता है, ये एमआरएनए है, ये थ्रू आउट जो होता है वो स्मॉलर सब यूनिट से जुड़ा होता है। ये आपको दिमाग में रखना है। हम आपके फंक्शनल साइट्स को बता रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद है कि टीआरएनए बाइंडिंग साइट। तो टीआरएनए बाइंडिंग साइट 3 होगा, पहले ए होगा, दूसरा पी होगा, तीसरा ई होगा। ठीक है, मूवमेंट इधर की तरफ है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसका सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो मूव जो करता है 5 प्राइम से 3 प्राइम करता है, ये डायरेक्शन है, इसको भी आपको समझना है, ये डीएनए से आता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 3 मेजर टीआरएनए बाइंड्स विद द बिटवीन द लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट। 3 टीआरएनए बाइंड्स होगा। कहाँ कहाँ होगा? ए एमाइनो एसिड साइट, पी पेप्टिडाइल साइट, ई एग्जिट साइट। एग्जिट साइट पीछे होता है, तो ये जैसे जैसे बढ़ते जाएगा आगे में, वैसे वैसे एग्जिट साइड से वो निकलते जाएगा पॉलीपेप्टाइड चेन। ये इसका डायरेक्शन मैंने आपको दिखा दिया कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन। यही मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ओवर एमआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन एक और भी वर्ड आता है, बॉटनी में भी आता है, जो सेम स्पेलिंग जो है वो सेम है, उसमें होता है मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो आप जब भी ट्रांसलोकेशन से मिलिए तो आप देख लीजिए कि प्रोटीन वाला ट्रांसलोकेशन है या फूड ट्रांसपोर्ट का ट्रांसलोकेशन है। क्लियर है? ओके। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि बाइंड द इनकमिंग एमाइनो एसिड टीआरएनए। ये जो आता है इसको हम इस टीआरएनए को एमाइनो एसिड टीआरएनए बोलते हैं। उसके बाद बोलता है होल्ड द टीआरएनए विथ ग्रोइंग पेप्टाइड पॉली। यहीं से यह जुड़ा होता है, पी वाला जो साइट है इसी से जुड़ा होता है। और ये जो टीआरएनए होता है इसके और इसके बीच में ही पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। जब ये आगे जाएगा तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, तब ये पी साइट पे आ जाएगा। ए जो है वो पी साइट पे आ जाता है। और तीसरा है कि वेयर द डीएसाइलेटेड टीआरएनए एग्जिट। डीएसाइलेटेड टीआरएनए बोलते हैं कि इससे अब अमीनो एसिड हट गया, अब ये डीएसाइलेटेड हो गया। तो ई साइट पे जो होता है डीएसाइलेटेड होता है, और ए साइट पे जो होता है वो एसाइलेटेड टीआरएनए होता है। अब ये जो है वो पेप्टिडाइल साइट है, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर करके लिखना पड़ेगा कि इसके स्ट्रक्चर्स में, मतलब फंक्शंस में ये कैसे काम करेगा। ये क्लियर है? आई होप सो। नहीं तो इसको आप अच्छे से देखेंगे, और ये फिगर्स तो आपको मिल जाएगा। जैसे फिगर्स यही है, इस फिगर्स को आप देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि देखिए ये जो है वो एमआरएनए है, एक जो है एमआरएनए पे कोड होता है, इसके अगेंस्ट में एंटी कोडन होते हैं। ये जो है वो टी है, तो ये जो एमाइनो एसाइल टीआरएनए है ये। इसके बाद ये जो है पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। तो देखिए जैसे ही ये इधर मूव करेगा, जैसे इधर मूव करेगा तो ये क्या, ए जो है पी में चला जाएगा, ए वाला साइड खाली हो जाएगा। तो जो खाली हो जाएगा उस पर न्यू आएंगे, देख लीजिए जो है न्यू वो आएंगे, और ये पी वाला जो था वो ई में चला जाएगा, ई जो है वो निकल जाएगा। इसको डीएसाइलेटेड टीआरएनए बोलते हैं, इसको एसाइलेटेड टीआरएनए बोलते हैं। बोलेंगे सर ये तो आप बता दिए लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा। अब गौर कीजिए, पी से ही पेप्टाइड बॉन्ड बन के ये जो बीच में बॉन्ड है ये पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है CONH होता है, आप याद रखेंगे CONH, इसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ये दो अमीनो एसिड को जोड़ता है, मतलब ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर। जो आप देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होगा C डबल बॉन्ड ON और H, इसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ये क्या बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड है। ये पेप्टाइड बॉन्ड है, यही ये बॉन्ड है। ठीक है, ये दो अमीनो एसिड को जोड़ता है। अमीनो एसिड के चेन को ही हम लोग प्रोटीन बोलते हैं। द चेन ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन। नहीं, तो प्रोटीन जो होता है उसमें एक ही बॉन्ड अभी यहाँ पे आएगा, जो प्राइमरी प्रोटीन्स होते हैं उसमें एक ही बॉन्ड होता है, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CONH। क्लियर है? ठीक है। हाँ, ये सब चीज़ आप जैसे बहुत बच्चे स्लाइड मांगते हैं, स्लाइड दे दीजिए, तो मैं उनको भेज देता हूँ, लेकिन स्लाइड में और टीचिंग में ये दोनों डिफरेंट है। देखिए लिखा हुआ चीज़ तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा, आपके पास किताब है, आपके पास नोटबुक है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन लेक्चर सुनना जो है वो क्या होता है, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। स्लाइड बोलता नहीं है। बोलेंगे सर बोलता है ना, उसको लगा देंगे इसमें, पढ़ के बताएगा। नहीं, तो वो उसी लाइन को पढ़ेगा जो उसमें लिखा हुआ है, लेकिन टीचर्स उसको डिकोड करते हैं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम होगा, कैसे आप याद रखेंगे, वो आपको नहीं बताएगा स्लाइड पढ़ के। इसलिए स्लाइड से सिर्फ नोट्स बना के याद करना वो मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि आप इसको पढ़िए, समझिए, अच्छे से समझिए, ब्रेन को मेमोराइज से हटा के अंडरस्टैंडिंग में लाइए, जिससे आपका ग्रोथ होगा। ठीक है, वही आपको इन फ्यूचर काम भी देगा। तो चलिए, ये चीज़ आपको समझ में आया?
ठीक है। हाँ, इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ना पड़ेगा। हमको जो समझाना है अभी कि ये 30S है, ये 50S है, ये देख रहे हैं 50S, और ये रहा आपका 30S। 30S mRNA को पकड़ता है, 50S जो है वो 3 tRNA को पकड़ता है। एक अमाइनो एसाइल है, एक डी एसाइल है, और P से ग्रोथ होता है पेप्टाइड चेन का, यही निकलता है। क्लियर है? तो ये फिगर, हाँ, इसमें जो लिखा हुआ है आप यही है, ग्रोइंग पेप्टाइड चेन, आप देख लीजिए यही लिखा हुआ है ना, इसको आप समझ रहे हैं, ग्रोइंग पेप्टाइड चेन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मतलब हाँ, यहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक्स दिए हुए हैं कि ये एंटीबायोटिक्स इसी को ब्रेक कर देता है, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनता है तो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता है, जैसे क्लोरामफेनिकोल है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये है आइसोल्यूसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अमाइनो एसिड इसको कॉमन बोलते हैं, और जो अमाइनो एसिड को ये जोड़ के लाता है उसके नाम से भी हम इसको बोलते हैं, इसीलिए ये नाम दिया हुआ है। और यही है ये जीएफ, ये मतलब ये जीटीपी एनर्जी है जो प्रोटीन सिंथेसिस में लगता है। एक्चुअली ये फॉर्म ऑफ एटीपी ही है, लेकिन बहुत बार पूछा गया है कि प्रोटीन फॉर्मेशन में किस टाइप के मॉलिक्यूल से एनर्जी लिया जाता है, उसमें आपका ऑप्शन हमेशा जीटीपी होगा, इसलिए इसको आप जरूर याद रखिए। ठीक है। उसके बाद ये मतलब ये स्ट्रक्चर्स आपको मतलब सिर्फ ये बताने के लिए था कि एमआरएनए कहाँ जुड़ रहा है, टीआरएनए के लिए कहाँ जुड़ रहा है। ठीक है, आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और ये सब एंटीबायोटिक्स हैं जो इस टाइप के बॉन्ड के फॉर्मेशन को रोकते हैं। ठीक है, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, ये एमआरएनए के बाइंडिंग साइट को रोकता है, इस टाइप से है ये फिगर। चलिए आते हैं। उसके बाद फंक्शनल साइट में है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेंस सेंटर, मिडिल वाला जो टीआरएनए बोलता है लोकेटेड इन द लार्जर सब यूनिट, तो जितना भी टीआरएनए वाला है वो लार्जर सब यूनिट में ही जाएगा। आप इसको ऐसे भी याद, एल आप ऐसे लिखते हैं ना, एल आप ऐसे लिखते हैं नहीं, तो एल लार्जर सब यूनिट हुआ और इसी में टीआरएनए जुड़ेगा, याद रहेगा ना। एल जो है हमने क्या बोला, एल जो है आप ऐसे लिखते हैं, लार्जर सब यूनिट जो होता है वो टीआरएनए होता है, याद रहेगा ना। हाँ, ऐसे याद रखिएगा। तो ये जो है लार्जर सब यूनिट में होता है। उसके बाद द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन यही करता है। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ फॉर्मेशन होता है, ये इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। कैटालिटिक एक्टिविटी प्राइमरी एट्रीब्यूटेड टू द आरएनए मेकिंग इट राइबोजाइम, ये इसी साइट के चलते आता है। पेप्टिडाइल राइबोजाइम का जो राइबोजाइम के डिस्कवरी को भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो इसमें मॉलिकुलर में देखिए, बायोलॉजी में नोबेल प्राइज में 80% आपको देखेंगे या तो इंस्ट्रूमेंटेशन में मिला है या तो मतलब मॉलिकुलर बायोलॉजी में मिला है, इसलिए मॉलिकुलर बायोलॉजी को समझ के ही आप सीख सकते हैं, अदरवाइज नहीं सीख सकते। उसके बाद है जीटीपीएज एसोसिएटेड सेंटर, ये जीटीपी लगता है मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में, ये भी लार्जर सब यूनिट पे है, ऑल्सो इन द लार्जर सब यूनिट। इन दिस रीजन इंटरेक्शन विद द इलोंगेटेड फैक्टर ईएफ जो था वो इलोंगेशन फैक्टर है, एंड इज इन्वॉल्व इन द एनर्जी ट्रांसड्यूशन ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस में जीटीपी यूज होता है, और उसको तोड़ने के लिए जीटीपीएज सेंटर होता है जो लार्जर सब यूनिट पे ही होता है। ठीक है, तो इसके फंक्शंस को भी आप समझ रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर्स को भी समझ रहे हैं। और ये हम इससे पहले वाले में ईएफ और जीटीपी लगा हुआ था नीचे में ना, तो ईएफ होता है इलोंगेशन फैक्टर्स। तो लार्जर सब यूनिट में क्या होता है, स्मॉलर सब यूनिट में क्या होता है, ये सब चीज़ आपको क्लैरिटी के साथ क्लियर है। ठीक है, आते हैं हम लोग इससे आगे। ठीक है, अब हम एक देखें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स। तो 3 डायमेंशनल आप जो 2D में देखते हैं, जैसे आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो 2D होता है। ठीक है, उसमें लेंथ दिखेगा, विड्थ दिखेगा। लेकिन जब आप 3D मॉडल बनाएंगे तो उसके लिए हमने आपको बताया एक माइक्रोस्कोप आया था, ये इसको बोलते हैं क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इससे 4000 समथिंग स्ट्रक्चर्स कैप्चर करके उसके बाद राइबोसोम का मॉडल बनाया गया कि ऐसा होता होगा ये एक्चुअली में। ठीक है, वो सही होता है। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के फोल्डिंग मिलेंगे, हाई रिजोल्यूशन स्ट्रक्चर्स हम लोग इससे निकाले थे राइबोसोम का, ये इसमें आप और एक है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से हम क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर्स निकालते हैं। तो राइबोसोम्स में थर्मोफिलस जीनस का कुछ बैक्टीरिया था जिसका राइबोसोम को क्रिस्टलाइज करके एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किया गया था। ये भी रिसेंट स्ट्रक्चर है, लेकिन इससे ज़्यादा एडवांस आपका क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, इसको नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक है,
तो क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में आप एक ये बहुत रिसेंट नोबेल प्राइज़ है 2017 का, ठीक है। अभी 20 ये केमिस्ट्री में मिला था, नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। 3 साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे, ये इसके डिस्कवरी के लिए, ठीक है, इसके डिस्कवरी के लिए। इसका क्या इंपॉर्टेंस था कि ये क्या करता है कि डेवलपिंग क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फॉर द हाई रिजोल्यूशन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन। ये पहले नहीं था, इन सॉल्यूशन में आप स्ट्रक्चर नहीं निकाल सकते थे, आपको ड्राई करना पड़ता था। लेकिन इसको फ्रीज करके भी ये स्ट्रक्चर, इसमें राइबोसोम के स्ट्रक्चर्स को फ्रीज करके, क्रायो मतलब होता है क्रायो प्रिजर्वेशन, आप सुना होगा, -197 डिग्री सी माइनस में। तो क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब किसी भी स्ट्रक्चर को आप अगर -197 डिग्री में स्टोर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। तो ये क्रायो वहीं से आया हुआ है। तो इन सॉल्यूशन में आप इसके स्ट्रक्चर्स को बनाए थे। 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था इसमें, 3 साइंटिस्ट, एक थे ड्यूबोचेट, जी फ्रैंक और रिचर्ड हेंडरसन। ये 3 साइंटिस्ट आपके नोबेल प्राइज में इन्वॉल्व थे, ठीक है। इनको ये इंफॉर्मेशन है, आप इसको रख सकते हैं। ये नोबेल प्राइज वर्क है, चूँकि इसमें यूज़ हुआ ये टेक्निक, इसलिए हम आपको एक स्लाइड दे दिया इसका। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, कैसे फॉर्मेशन होता है। तो ये एक्चुअली में बायोजेनेसिस है, बनता है। क्या है? बनता है। तो बनता क्या है, कैसे बनता है? तो जनरली प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स दोनों में राइबोसोम्स बनते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स अलग टाइप से बनते हैं, उनका कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ज़्यादा है और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा कम है, ठीक है। तो हमने आपको इसमें दिया है कि राइबोसोम के बनने को हम लोग राइबोसोम बायोसिंथेसिस बोलते हैं या बायोजेनेसिस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? राइबोसोम बायोजेनेसिस। हाईली रेगुलेटेड होता है। बनाना क्या है इसमें? आपको आरआरएनए बनाना है, आपको प्रोटीन्स बनाना है। दोनों को मिला के ना, आपको याद है ना, 16S आरआरएनए था, 5S आरआरएनए था, 23S आरआरएनए था, नहीं, और कुछ प्रोटीन्स थे। तो दोनों को बनाना होता है। तो आरआरएनए जो बनता है वो तो फिर डीएनए से बनेगा, नहीं, डीएनए से आरआरएनए बनेगा, आरआरएनए से, और उससे वो रहता है। और कुछ प्रोटीन्स होते हैं, वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं? राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स का जो फॉर्मेशन होता है, ये हम आपको प्रोकैरियोटिक का बता रहा है, ठीक है। तो अभी जो इसके नीचे में एक्सप्लेनेशन है, उसे हमने लिख दिया है आपको कि ये प्रोकैरियोट्स का। यूकैरियोट्स का बायोजेनेसिस अलग होता है राइबोसोम का, क्लियर है। अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरियल राइबोसोम को आप बोल सकते हैं कि आप पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि इन्वॉल्व द कोऑर्डिनेटेड सिंथेसिस एंड असेंबली ऑफ राइबोसोमल आरआरएनए, जिससे बना होता है, एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स। 2 ही चीज होता है राइबोसोम में। इसका बायोसिंथेसिस, जैसे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का भी बायोसिंथेसिस आपने पढ़ा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो बायोसिंथेसिस करता था, वो बाइंड डिफ्यूजन से टूट के बन जाता था। याद है आपको? हमने आपको पढ़ाया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का बायोसिंथेसिस होता है, वो बाइंड डिफ्यूजन से टूट के बन जाता है। लेकिन राइबोसोम्स में जो मटेरियल है उसको ट्रांसक्राइब करके जीन बनाते हैं, बाद में असेंबली होता है, वो मिलता है, तब बनता है। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये कैसे बनते हैं, और ये दोनों प्रोसेस जो है डिफरेंट हैं, किसमें? प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। तो यहाँ पे आपका 70S राइबोसोम है और यहाँ पे आपका 80S राइबोसोम है, तो दोनों में डिफरेंट है, क्लियर है। तो बायोजेनेसिस में आप याद रखेंगे कि आपको क्या क्या बनाने जा रहे हैं आप, आरआरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन्स, जितने टाइप्स के प्रोटीन्स हैं। देखिए कैसे 1 बाय 1 हम ले चलते हैं आपको। पहला ये होगा ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस बाय विच डीएनए फॉर्म्स मैसेंजर आरएनए, ठीक है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, क्लियर है। तो यहां पे आरआरएनए हमको बनना है, तो बोलता है कि नहीं, इसमें एक ही जीन होता है, एक ही सिंगल आरआरएनए ऑपरेंस होता है जो इस तीनों को बनाता है। यही 3 होते हैं, नहीं, ये स्मॉलर सब यूनिट में और ये दोनों लार्जर सब यूनिट में। ये दोनों जो होते हैं वो लार्जर सब यूनिट में, और ये क्या होता है? स्मॉलर। देख लीजिए, वहां से हम बोले थे ना कि हम इसी चीज को हर एक जगह लिखने वाला है, इसीलिए आपको स्ट्रक्चर्स को समझना बहुत जरूरी है ना, जरूरी, ठीक है। तो ये जो है वो ये लार्जर सब यूनिट है, मतलब 50S में होगा, नहीं, और ये 30S का है। आगे आप पढ़ें तो एक तो इसको बनाने के लिए जो बोलता है राइबोसोमल आरआरएनए आर ट्रांसक्राइब्ड मतलब इट इज द प्रोसेस बाय विच डीएनए फॉर्म्स द आरएनए, दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। वो सिंगल ही आरआरएनए ऑपरेंस से बनता है ये तीनों, ठीक है।
प्राइमरली आरआरएनए ट्रांसक्रिप्ट अंडरगोज प्रोसेस टू रिलीज द इंडिविजुअल आरआरएनए मॉलिक्यूल्स। जब वो बनाता है तब एक एक मॉलिक्यूल्स अलग अलग करके रिलीज कर देता है, ठीक है। उसके हाँ, ये जो प्रोसेस होता है वो डीएनए से आरएनए के बनने का प्रोसेस जो है ट्रांसक्रिप्शन, वो आपको न्यूक्लियस के अंदर में होता है। यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर में होता है। अब प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नाम का कोई चीज़ नहीं है, ये तो साइटोप्लाज्म में ही ओपन डीएनए होते हैं, नेकेड डीएनए जिसको बोलते हैं। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। इसलिए हम आपको बताया था कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में दोनों के सिंथेसिस में डिफरेंस है। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट आते हैं, बोलता है कि प्राइमरली आरआरएनए जो बना है, ट्रांसक्रिप्ट्स आर क्लीव्ड बाय स्पेसिफिक राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम्स टू रिलीज द मैच्योर 16S, 23S और 5S आरआरएनए। ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें आरआरएनए मैच्योर होके ये बनता है। तो ये आपको मैच्योर आरआरएनए मिल गया। इसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग ऑफ प्री आरआरएनए, प्रोकैरियोट्स का हम बता रहे हैं। उसके बाद है सिंथेसिस ऑफ इंपोर्ट ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन्स। उसके बाद प्रोटीन्स का फॉर्मेशन। इसमें बोलता है कि राइबोसोमल प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द साइटोप्लाज्म एंड डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ आरआरएनए। प्रोटीन बन गया, वो आरआरएनए के साथ जुड़ेगा, उसी से क्या बनता है हमारा राइबोसोमल सब यूनिट्स। दो सब यूनिट बनेगा ना, 30S और 50S। तो दोनों सब यूनिट जब एक सब यूनिट बनने के लिए आपको क्या चाहिए, आरआरएनए, और क्या चाहिए, प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन्स बन गया, वो दूसरे जीन से बनता है, आरआरएनए दूसरे जीन से बनता है, दोनों बन के प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट आपस में मिल के सब यूनिट्स का फॉर्मेशन करेगा, और सब यूनिट्स आपस में मिलके राइबोसोम का फॉर्मेशन कर देंगे। जैसे इसके बाद है कि देख लीजिए कि 16S किसके साथ मिलेगा, स्पेशल राइबोसोमल प्रोटीन्स के साथ मिलेगा, तो 30S का सब यूनिट बनाएगा। 23S और 5S जो राइबोसोमल प्रोटीन के साथ मिलेगा तो 50S का सब यूनिट बनाएगा, और ये दोनों सब यूनिट मिलके 70S का राइबोसोम बना देंगे। यही है बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। हेड इसमें क्या दिया है, असेंबली ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स। तो याद नहीं करना है, अब क्या लिखेंगे वो इसी से क्लियर हो जाएगा, किसी चीज़ को याद नहीं करना है। हाँ, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा कि किसके बाद क्या लिखना है। अगर मान लीजिए किसी का डीएनए रेप्लिकेशन क्लियर नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन क्लियर नहीं है, ट्रांसलेशन क्लियर नहीं है, तो उनको समझने में थोड़ा सा दिक्कत तो होगा, लेकिन आपको अगर समझना है तो वो चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहेंगे तो आप वो कभी भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि मुझे सर इसमें प्रॉब्लम है, तो मैं अगर पढ़ाया हुआ होगा तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। आप उसको पढ़ के पढ़ेंगे तो अरे पढ़ने के लिए आजकल आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास सुविधा नहीं है। आपके पास मोबाइल है तो आप कुछ भी ओपन है, वर्ल्ड आपके लिए ओपन है। हम लोग के टाइम में ऐसा नहीं था, मोबाइल ही नहीं था, चुटकी सा था। अभी तो मतलब मत पूछिए, नहीं आपके हमारे टाइम में मतलब दूसरे टाइप का था। क्या था, मतलब हमारे टाइम में मतलब टीचर देते थे एक चटकन तो एकदम दिमाग में 4G 5G आ जाता था। अभी तो टीचर मारते नहीं है, आपका 4G 5G सब मोबाइल में ही आता है। इसीलिए मतलब मस्त रहिए, पढ़ने का कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, आप कोशिश करेंगे तो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ तक असेंबली पहले बनेगा आरआरएनए, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस होगा, दोनों मिलके सब यूनिट बनाएंगे, और सब यूनिट मिलके राइबोसोम का टोटल 70S बना देगा। यही 3-4 स्लाइड में लिखा हुआ है। क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया असेंबली। अब हम के नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। थोड़ा सा हम आपको इसमें बेसिक्स बता दिया है जो आप नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन जो प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। उनके लिए प्रोटीन सिंथेसिस में 3 पार्ट्स होते हैं, मैं बता दूं। एक को बोलते हैं इनिशिएशन, एक को बोलते हैं इलोंगेशन, और लास्ट को बोलते हैं टर्मिनेशन। ठीक है, 3 प्रोसेस आपको पढ़ना है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। और ये तीनों प्रोसेस ऐसे ये mRNA जुड़ गया, ये बड़ा सा यूनिट जुड़ गया, ये मान लीजिए स्मॉलर यूनिट है, ये लार्जर यूनिट है, जुड़ गया। अब ये क्या करेगा, राइबोसोम मूव करेगा ऑन मैसेंजर आरएनए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ठीक है, उस प्रोटीन के सिंथेसिस में 3 प्रोसेस है। ये आपके अगर आपको पूछेगा अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ ये राइबोसोम लिखिए, फंक्शन लिखिए, तो फंक्शन तो प्रोटीन सिंथेसिस है। ठीक है, उसको अगर आप और डिकोड करके लिख सकते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम का क्या फंक्शन है, वो इस चीज को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अभी आप उस चीज को पढ़ने वाले हैं एकदम मॉलिक्यूलर बेसिस पे। मतलब जो बच्चे अच्छे से लिखना चाहते हैं वो अगर इसको भी जोड़ देंगे तो उनका फंक्शंस बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं,
नहीं तो प्रोटीन सिंथेसिस आपको पता ही है। तो आपको जैसे इसमें भी जिसको पढ़ा हुआ है वो इजीली जोड़ सकता है, इसलिए मैंने जोड़ दिया है इसको। जिसको नहीं पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा ये पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो प्रोटीन सिंथेसिस एक बार पढ़ा हुआ है उसको तो मालूम है कि यार इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन है। उन बच्चों के लिए थोड़ा सा मैंने जोड़ दिया है, देख लीजिए। और जो पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों के लिए भी जोड़ा हुआ है कि हाँ, जो नहीं पढ़ मतलब शॉर्टकट में निकलना चाहते हैं तो राइबोसोम का फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये भी लिख के निकलेंगे। लेकिन ये बात तो आप 8 में भी लिख के निकलते हैं, 10 में भी लिख के निकलते हैं। आप बीएससी में, एमएससी में जाएंगे तो लेवल बढ़ते जाता है ना। नहीं, हाँ, बायोलॉजी में लेवल बढ़ते जाता है। तो आइए देखते हैं। बोलता है कि द स्मॉलर सब यूनिट बाइंड्स टू द एमआरएनए, पहले भी पढ़ा है, एंड इनिशिएट टीआरएनए, मतलब कैरिंग मिथ्योनिन। मिथ्योनिन और फॉर्माइल मिथ्योनिन जो है वो दोनों पहला एमाइनो एसिड है जो आता है। तो मिथ्योनिन जो आता है यूकैरियोट्स में आता है, फॉर्माइल मिथ्योनिन जो है वो प्रोकैरियोट्स में आता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये पहला जो एमाइनो एसिड है वो जो जुड़ेगा वो यही जुड़ेगा, मिथ्योनिन या फॉर्माइल मिथ्योनिन। ये प्रोकैरियोट्स में और ये यूकैरियोट्स में। ऑब्जेक्टिव तो कितने बार पूछे गए हैं आप याद रखिएगा। उसके बाद बोलता है लार्जर सब यूनिट ज्वाइंस टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स राइबोसोम, मतलब जब ये पहला जुड़ता है तो राइबोसोम थोड़ा अलग होता है, नहीं, लार्जर सब यूनिट। जैसे एमआरएनए इसमें जुड़ गया तब ये ज्वाइंट हो जाता है, तो और तब ये कंप्लीट राइबोसोम बना देता है। तो ये पहला प्रोसेस है इनिशिएशन, ठीक है, स्टार्ट हो गया। लेकिन इतना ही दूर में इनिशिएशन नहीं है, मतलब इनिशिएशन, टर्मिनेशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन के लिए इतने मोटे मोटे बुक आते हैं, ठीक है, इसलिए आप उतना चिंता मत कीजिए। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है भाई, उतना इजी नहीं है। उसके बाद दूसरा है इलोंगेशन। तो इलोंगेशन में आपको याद रखना है कि अमाइनो एसिड टीआरएनए इंटर्स इनटू ए साइट, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशंस बिटवीन अमाइनो एसिड टीआरएनए ए साइट एंड द ग्रोइंग पेप्टाइड चेन इन द पी साइट। ए साइट और पी साइट के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये भी आपको दिखाया है। और तीसरा है राइबोसोम ट्रांसलोकेट। ट्रांसलोकेट मतलब मूव करता है, मूविंग द पेप्टाइड टीआरएनए फॉर्म्स द ए साइट टू पी साइट। ए साइट जो होता है वो पी साइट में चला जाता है, एंड डीएसाइलेटेड टीआरएनए एग्जिट फ्रॉम द ई साइट वेयर इट एग्जिट। तो ये तीनों साइट जो दिखाए थे, ए साइट, पी साइट, और आप बोलेंगे सर ये तो समझ में नहीं आया, तो हम आपको बता देता है कि मान लीजिए कि ये है 3 है, ये मैसेंजर आरएनए है ये। तो मैसेंजर आरएनए क्या होता है, ये मान लीजिए ए साइट है, ये पी साइट है और ये ई साइट है। तो ये जो है वो मूव करेगा, राइबोसोम ऐसे मूव करेगा। तो ये देखिए राइबोसोम मूव कर गया, तो यहाँ पहले ज़्यादा स्पेस था, मतलब ये देखिए ज़्यादा स्पेस है ना, ये ऐसे मूव करेगा तो कम स्पेस हो गया। तो मूव करेगा तो देखिए क्या होता है, ई साइट वाला ये पी साइट ई साइट में आ जाएगा, ए साइट पी साइट में आ जाएगा, ए और पी के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ से आने के बाद ये निकल जाएगा, यहाँ पे ए साइट है तो ए साइट जिस डायरेक्शन में ग्रो करता है उसी डायरेक्शन में है। तो ए साइट पी साइट, ए साइट पे नया अमाइनो एसिड आएगा, और ये जैसे देखिए ए साइट जैसे ये मूव किया ऐसे, तो ए साइट फिर खाली हो जाता है, पी साइट पे रहता है, और नया अमाइनो एसिड फिर ए साइट पे आएगा, ठीक है। हमेशा जब मूवमेंट होता है तो ए साइट वाला अमाइनो एसिड कहाँ पे चला जाएगा, पी साइट पे, और पी साइट वाला कहाँ चला जाएगा, ई साइट पे, ठीक है। और जब भी नया अमाइनो एसिड आएगा किस पे, ए साइट पे। अब पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा, ए साइट और पी साइट के अमाइनो एसिड से, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ डीएसाइलेटेड टीआरएनए है। क्लियर है। लेकिन इस चीज़ को पूरा समझने के लिए आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा, उतना इजी नहीं है, लेकिन जो बच्चे इसको पढ़े हैं वो इस चीज़ को समझ जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड इलोंगेशन। और तीसरा होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन होता है जब मैसेंजर पे जब ऐसे बढ़ते बढ़ते, जैसे आपको मैं बताया कि ये बढ़ रहा है, तो बढ़ते बढ़ते यहाँ पे एक कोड आता है, तो कोड को बोलते हैं स्टॉप कोडॉन, जिसमें आता है UAA, UAG, UGA। ये 3 कोडॉन कोई भी अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज मतलब कोड नहीं करते, इसीलिए टीआरएनए नहीं आता है। तो उसके बाद ये मूव कर जाता है, तो वहाँ बॉन्ड नहीं बनता है, तो रिलीज कर दिया जाता है, जो भी पेप्टाइड बना है वो रिलीज हो जाता है। नहीं, लेकिन ये जो बात मैं बोला हूँ, जो पढ़ा है उसी को समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये 3 स्टॉप कोडॉन है, ये आप 12 में पढ़े होंगे अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो, क्योंकि 12 में बहुत सारे टीचर्स प्रोटीन सिंथेसिस तो नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आप अगर अच्छे टीचर से पढ़े होंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस जो वो पढ़ाए होंगे उसमें आपको ये सब चीज़ क्लियर है। उसके बाद कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं जो रिलीज राइबोसोम को बाइंड्स टू राइबोसोम्स, प्रोमोटिंग द रिलीज ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड। ये पॉलीपेप्टाइड को बहुत सारे रिलीजिंग फैक्टर्स हैं जो रिलीज करा देते हैं, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड फ्री होकर प्रोटीन बन के निकल गया। तो ये इसके 3 फंक्शनल प्रोसेस हैं राइबोसोम के, इसमें राइबोसोम का इन्वॉल्वमेंट है,
ठीक है। उसके बाद रिसाइकलिंग होता है, वो फ्री हो गया, फिर से ये डिसोसिएट होता है और रेडी फॉर न्यू सिंथेसिस, दैट इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। नहीं, तो इतना तक अगर आप पढ़ गए हैं तो एक समरी है कि अगर आपको समरी में लिखना होगा तो क्या क्या लिखेंगे। तो बोलता है कि राइबोसोम जो है हाईली सोफिस्टिकेटेड और डायनेमिक मॉलिक्यूलर मशीन है जो प्रोटीन सिंथेसिस में मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। दूसरा आप बायोजेनेसिस से लिख दीजिए कि राइबोसोम का जो बायोजेनेसिस होता है उसमें हम लोग को आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन का असेंबल करना होता है जिससे बनता है। यूकैरियोट्स में ये जो होता है वो हमने एक लाइन जोड़ दिया है, भले ही आपको यूकैरियोट्स नहीं पढ़ना है लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट के लिए जोड़ी है कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। ये बनता है न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म में, ये तीनों मटेरियल इन्वॉल्व होते हैं। इंश्योरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल राइबोसोम सब यूनिट कैपेबल फॉर इफिशिएंट प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो एक्चुअली में आरएनए का सिंथेसिस जो होता है न्यूक्लियस में होता है और ये प्रोटीन साइटोप्लाज्म में जाके वो फिर मूव करता है, वो न्यूक्लियस से बाहर आता है एमआरएनए, और एमआरएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है वो साइटोप्लाज्म में ही करता है, यूकैरियोट्स में भी। ठीक है, तो ये इसका समरी है, दैट इज कॉल्ड। थैंक यू, इतना देर आप वॉच किए इसके लिए थैंक यू। और आप अच्छे से सीख पाए होंगे, आई होप सो। मैं कोशिश किया हूँ, अगर आपको, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ से रिलेटेड है, आपने पढ़ते वक्त भी देखा है कि प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है, इसमें कोडोन्स आते हैं। तो आपको मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप मुझे बताएंगे कमेंट्स करके, आपको ये लेक्चर कैसा लगा उसके बारे में भी ज़रूर बताएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप इसको अगर देखे हैं, आपको पीडीएफ तो मैं भेज ही देता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। आपको जो भी पीडीएफ का काम होगा 24 आवर के बाद आप हमसे ले सकते हैं। अब तब तक यहाँ पीडीएफ से लिखना और वीडियो देख के समझना, उसके लिए मैं 24 आवर लेता हूँ कि आप उसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ाने में टीचर का जो होता है वो टीचर का ब्रेन आता है। ठीक है, और पीडीएफ में टीचर का ब्रेन नहीं है, वो सिर्फ लिखा हुआ है। लिखा हुआ तो आपको कहीं भी मिलेगा नहीं। और अभी तक आप बैठे हुए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ही लीजिए। नहीं, हम लोग का कुछ ऑफलाइन क्लासेस भी है जो मतलब नीट के लिए बीसीसी पैरामेडिकल 11-12 का बेसिक कॉन्सेप्ट झंझारपुर में है, तो उसको आप, अगर आप इस इलाके में हैं, झंझारपुर के इलाके में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए। अच्छे से पढ़िए, आपका पढ़ना, एक पढ़ा हुआ आदमी सिर्फ अपने आप को नहीं बेनिफिटेड करता है, वो समाज को भी बहुत बेनिफिट करता है। इसलिए आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप पूरे तन मन धन से पढ़िए। नहीं, बेस्ट ऑफ लक।